नमस्कार। आप सबों का हमारी चैनल पर स्वागत है। आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन वाले कड़ी में जो हमारा टॉपिक है वो है माइनॉरिटीज़ के राइट, आर्टिकल 29 एंड 30, विच इसको हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के रूप में जानते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट्स हैं। आज की क्लास का पहले हम एजेंडा को देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। इस आर्टिकल 29-30 के तहत हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन करने की क्या ज़रूरत है। वाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज़, वाई इट इज़ एसेंशियल फॉर अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया वेयर डाइवर्सिटी इज़ देयर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, जो आर्टिकल 29 और 30 में क्या क्या प्रोविजंस है उसको हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसमें माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया, माइनॉरिटी कौन है, हु इज़ माइनॉरिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, माइनॉरिटी किसे हम कहेंगे एज ऑफ टुडे, कि हु इज़ माइनॉरिटी इन इंडिया, इसको भी हम आज क्लैरिटी के साथ देखेंगे। 4-5 MCQs देखेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी होगी। तो क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है माइनॉरिटीज़ को। वाई माइनॉरिटीज़ नीड्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। इंडियाज़ डाइवर्सिटी के बारे में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पंच लाइन है, जिसको आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में कोट कर सकते हैं। इंडिया इज़ नॉट अ मेल्टिंग पॉट वेयर एवरी वन बिकम्स द सेम, बट अ सैलड बाउल वेयर एवरी इंग्रेडिएंट रिटेन्स इट्स डिस्टिंक्ट फ्लेवर। तो इंडिया ऐसा मेल्टिंग पॉट नहीं है जहाँ पे सारे खिचड़ी जैसे मिक्स हो गए हैं। रैदर देन सैलड बाउल है जहाँ पे ईच इंग्रेडिएंट जो होते हैं सैलड में, आप अलग अलग चीज़ें काट के रखते हैं और सबके जो डिस्टिंक्ट फ्लेवर है, टेस्ट हैं, वो रिमेन इंटैक्ट रहते हैं। फिर भी हम एक कंट्री हैं जो डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात हम करते हैं कि हम एक जरूर हैं, यूनाइटेड जरूर हैं एज एन इंडिया, बट यहाँ पे कई सारे डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स हैं। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, बंगाली, बिहारी, उड़िया, सब नेशनलिज्म के रूप में ये होता है, जो अलग अलग रंग के, अलग अलग कल्चर के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग ही दिखने में भी अलग हैं, रेस भी अलग है, अलग अलग एथनिसिटी है। तो ये सब चीज़ें मिल के एक हम लोग कंट्री बने हैं। तो इंडिया के डाइवर्सिटी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम माइनॉरिटीज़ के लिए राइट दें। अब क्यों हम देखते हैं कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहिए, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी चाहिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं। इंडिया में अगर आप देखें तो मेजॉरिटी कौन है, इंडिया के केस में अगर देखें तो मेजॉरिटी हिंदूज हैं। हिंदूज रफली मैं बोल रहा हूं, ऐसे 79 पॉइंट समथिंग है, 80% हिंदूज हैं। अब इंडिया ने जो पॉलिटिकल सिस्टम चुना है, इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम वो क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में हमने क्या चुना है, FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब इसका कंसीक्वेंस क्या होता है कि जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीत गया। इसमें बहुत हाई चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस, क्या आपको दिखता भी वही होगा कि जिसका नंबर मेजॉरिटी में है, ये FPTP सिस्टम की वजह से दे विल डोमिनेट पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट में भी किसकी मेजॉरिटी होगी, जिसकी मेजॉरिटी है। वोटिंग के बेसिस पे आप जीत सुनिश्चित करते हैं, कितना वोट मिला, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो जीत गया। लगभग हर ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देखेंगे कि मेजॉरिटी जो है वो हिंदूज की है। मुस्लिम्स की भी जो मेजॉरिटी है, कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहाँ मुस्लिम की मेजॉरिटी होती है। आज़ादी से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, अगर आप देखेंगे कि मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था थी, यानी मुस्लिमों के लिए सीट्स रिजर्व थे लेजिस्लेचर में। आज़ादी के बाद हमने मुस्लिमों के लिए सीट रिजर्व नहीं रखे हैं। वो फर्स्ट पास्ट पोस्ट द सिस्टम से अगर हिंदू जीत जाए या मुसलमान जीत जाए, कोई भी जीते, उसको हम MP बनाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं। रिजर्वेशन किसके लिए है, तो SC ST के लिए ही रिजर्वेशन है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में उनको रिजर्वेशन दिया गया है आपका पार्लियामेंट में। बट रीजन के बेसिस पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट में कौन डोमिनेट करेगा,
बहुत हाई चांसेस हैं कि हिंदूज ही डोमिनेट करेंगे, और आज का डेटा भी आप उठा के देख लीजिए कि मोस्ट ऑफ द एमपीज, मोर देन 80% एमपीज आर हिंदूज। तो जब लॉ मेकर्स आपके हिंदूज हैं तो बहुत हाई चांस है कि दे विल इग्नोर माइनॉरिटीज, इग्नोर माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, उसको वो लोग इग्नोर कर सकते हैं, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को वो इग्नोर कर सकते हैं। देयरफॉर इट वाज थॉट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज इज वेरी एसेंशियल। यही एक रीजन है, जो कोर आर्ग्यूमेंट आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट हुआ कि जो रिमेनिंग 20% हैं इनको आप प्रोटेक्शन देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, और इसका रिजल्ट हुआ आपका आर्टिकल 29 एंड 30। जो माइनॉरिटी के जो कल्चर हैं, उनका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, उनका रिलीजन है, उसको वो लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और तभी हम कहेंगे कि यूनिफॉर्मिटी नहीं लानी, हमें उस डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है। वो डाइवर्सिटी कैसे प्रिजर्व होगी, कैसे हमारे पास इतने सारे लिंग्विस्टिक जो लोग हैं, इतने सारे लैंग्वेज बोलने वाले हैं, वो अपने कैसे प्रिजर्व करेंगे, उनकी भाषा में, उनकी लिपि में, उनके जो लैंग्वेज हैं, उनके जो भी बुक्स हैं, उनके जो भी सिविलाइजेशनल जो लिंक हैं, उसको इंटैक्ट रखें, उसको कंटिन्यू करें, तभी वो प्रिजर्व रहेगा। और दिस इज़ द रीज़न वाई आर्टिकल 29 एंड 30 वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक फेवर नहीं है, रैदर हमारे डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की बात है। यूनिफॉर्म हमें कंट्री को नहीं बनाना, यूनिफॉर्मिटी नॉट इन द सेंस दैट एक लैंग्वेज के लोग हों, एक कल्चर के लोग हों, रादर उस डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है, तभी हम कहेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम करते हैं। अब देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है। आर्टिकल 29, सबसे पहले आर्टिकल 29 देख लीजिए कि इसमें हम प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। इसमें जो क्लॉज है, क्लॉज 1 क्या कहता है, राइट टू कंजर्व। व्हाट टू कंजर्व? योर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, योर स्क्रिप्ट और कल्चर। सो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, ये अगर आप देखेंगे एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, तो पहली बात तो ये है कि 29 एंड 30 आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, नॉट टू द नॉन सिटीजन्स। ये एक यूनिक राइट है जो 15, 16, 19 एंड 29 एंड 30 जो 5 आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, नागरिकों के लिए हैं, उनमें से एक है आपका 29 और 30 भी है। तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स विथ अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैज द राइट टू कंजर्व इट। अब इसका जो इंटरप्रिटेशन अगर आप देखेंगे, जो सिटीजनशिप वाला जो चैलेंज हुआ था, असम का जो केस है, उसमें जो ये जो चैलेंज किया गया आर्टिकल 29(1) में, इसमें क्लैरिटी देती है सुप्रीम कोर्ट कि दिस इज वेरी मच एसेंशियल फंडामेंटल राइट टू प्रिजर्व द pluralistic society. The court held that the mere presence of different ethnic groups does not violate the right of another group to conserve its culture unless allowed directly. जो बेसिक मोटे तौर पे ये आप जान लीजिए कि असम में जो माइग्रेंट है, आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश से काफ़ी सारे लोग रेफ्यूजी के रूप में असम में एंटर करते हैं, और उनको अगर आप उनको भी आर्टिकल 29 अगर आप देते हैं तो इसको चैलेंज किया गया कि उनको 29 अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे जो डेमोग्राफी को डिस्टर्ब करता है, हमारे कल्चर में एनक्रोच करता है और हमारे कल्चर को खतरा पैदा होता है इससे। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आर्टिकल 29 है, ये प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के लिए बहुत ही एसेंशियल राइट है। तो आर्टिकल 29(1) में जो दिया गया, इससे आप किसी भी कल्चर को खतरा नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, अलग डाइवर्सिटी के लोग आ रहे हैं, अलग नेचर के लोग आ रहे हैं, तो इससे आपकी डाइवर्सिटी को खतरा नहीं है। रादर दिस इज एसेंशियल फॉर प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कीजिए, आप अपने कल्चर को इंटैक्ट कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे कम्युनिटी के लोगों को कोई राइट नहीं मिलेगा, कोई उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने का उनको राइट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो क्लैरिटी दी गई उसको मैंने आपके सामने रखा है। क्लॉज 2 देखिए, उसी में जो 29 का जो क्लॉज 2 है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू स्टेट मेंटेन्ड और स्टेट एडेड। दो इंपॉर्टेंट इसमें जो टर्म है, स्टेट मेंटेन्ड और स्टेट एडेड।
अगर राज्य वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, राज्य अगर उसको पैसे से मदद कर रहा है या स्टेट के द्वारा वो मेंटेन्ड है इंस्टीट्यूशन, वैसे इंस्टीट्यूशन में आप भेदभाव नहीं करेंगे। किस चीज़ में? एडमिशन में। एंट्रेंस अगर होता है उसमें आप एडमिशन देते हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ ये मुस्लिमों के लिए है या सिर्फ ये हिंदुओं के लिए, ये सिर्फ क्रिश्चियन के लिए है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं अगर स्टेट मेंटेन्ड है या स्टेट एडेड है तो। और 4 ग्राउंड दिए गए हैं जो आपके आर्टिकल 15 में, नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, जो दिया गया था RRCSP, 5 उसमें क्राइटेरिया दिए गए थे। यहाँ पे पर्टिकुलर सिर्फ एडमिशन की बात की जाती है और यहाँ पे 4 ग्राउंड दिए गए हैं। एक है रिलीजन, रीजन के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, रेस के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, कास्ट के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं और लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। 15 में रिलीजन, रेस, कास्ट तो आपने देखा होगा, लेकिन लैंग्वेज वहां पे नहीं था। इसका मतलब है कि सभी लैंग्वेज वालों को आप, इक्वालिटी की बात है, ये इक्वालिटी की बात है, इक्वल प्रिंसिपल की बात है कि एडमिशन में आप इस ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। इसका इंप्लीकेशन आपको समझ में आएगा जब आप 30 को पढ़ेंगे। 29 और 30 को होलिस्टिक वे में समझने के लिए दोनों को एक साथ पढ़ना है, तभी आप चीज़ों को समझेंगे, 29(2) की बारीकी को समझेंगे। जब हम आगे 30 आर्टिकल 30 डिस्कस करेंगे तो आप 29(2) सब क्लॉज 2 को ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। आर्टिकल 30 देखते हैं। यहां पे अगर आप देखिए कि कैसे 29 एंड 30 इज लिंक्ड, इंटरलिंक्ड, कैसे लिंक्ड है। तो 29 तो कहता है कि आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, आप अपने डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे? तो डेफिनेटली यू नीड टू ओपन एन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और यही आर्टिकल 30 आपको राइट देता है कि आप इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो और उस इंस्टीट्यूशन में आप अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, उसको आप सिखा सकते हो, नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हो, तभी तो कंजर्व होगा ना। तो आर्टिकल 29 और 30 इंटरलिंक्ड है। 29 सिर्फ देने से होगा नहीं, 30 जब होगा तभी आप 29(1) को प्रिजर्व कर पाओगे। अब यहीं पे समझ लेते हैं कि 29(2) का क्या महत्व है। अब मान लीजिए कि कोई सिख इंस्टीट्यूशन है या फिर क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है। अब 29(2) को आप, जैसे सिख ने किसी इंस्टीट्यूशन को खोला, ओपन किया, अब मान लीजिए कि वो स्टेट से फंड भी प्राप्त कर रहा है, स्टेट से उसको सहायता मिल रहा है, तो क्या वो अपने एडमिशन में सिर्फ सिख के बच्चों को एडमिशन लेगा या फिर बाकी लोगों को भी लेगा? तो यहाँ पे अगर वो एडेड नहीं होता, अगर वो फिनेंशियल असिस्टेंस नहीं प्राप्त करता होता, पूरी तरह से प्राइवेट निजी संस्थान है, तो वैसे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर स्टेट से एड उसको मिल रहा है तो वहाँ वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा एडमिशन में कि सिर्फ हम सिख बच्चों को एडमिशन लेंगे और बाकी लोगों का हम एडमिशन नहीं लेंगे। आप वहाँ पर रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव नहीं कर सकते हो, रेस के बेसिस पे भेदभाव नहीं कर सकते हो, या सिर्फ जो पंजाबी बोलने वाले लोग हैं हम उन्हीं का एडमिशन लेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ आपने 29 को कोरिलेट कर लिया होगा। अब आप देखिए कि 30 में जो है, जो क्या क्या राइट्स दिए गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला राइट 30 क्लॉज 1, ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ही 2 तरह के माइनॉरिटीज की बात की गई है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, यानी 2 ही माइनॉरिटीज की जो चर्चा है वो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। बाकी किसी माइनॉरिटीज की बात नहीं कर रहा है, एथनिक माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा है, कास्ट वाइज माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, उनको क्या अधिकार दिए गए हैं? टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, यानी संस्था की आप शुरुआत कर सकते हैं, उसको आप जीवंत कर सकते हैं, उसको लाइफ दे सकते हैं और उसको प्रशासन भी कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं ऑफ देयर चॉइस। चॉइस का मतलब क्या है? चॉइस का ब्रॉड मीनिंग है, सिर्फ वो वहाँ पे रिलीजन की पढ़ाई ऐसा होगा, ऐसी संस्था नहीं खोलेंगे जहाँ पे सिर्फ धर्म की पढ़ाई हो या फिर किसी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा हो या किसी लिपि को, किसी स्क्रिप्चर को पढ़ाया जा रहा हो। चॉइस का मतलब है कि दे कैन ऑल्सो ओपन सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ग्रेजुएशन, नॉर्मल जो ग्रेजुएशन का कॉलेज है, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं ऑफ देयर चॉइस। तो वहाँ पे सेक्युलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाएंगे।
तो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो चाहे तो अपना मेडिकल कॉलेज खोलें, वो अपना इंजीनियरिंग कॉलेज खोलें, कॉमर्स के लिए कॉलेज खोलें, तो कुछ भी खोल सकते हैं। तो चॉइस का मतलब यही है कि अब ऑफ देयर चॉइस जो मर्जी वो खोल सकते हैं। अब 30 देखिए सब क्लॉज 1A जो है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया। जोड़ने के पीछे का जो पर्पस है वो समझ लीजिए। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 वॉज डिलीटेड। अब इंडिविजुअल राइट टू प्रॉपर्टी को तो डिलीट कर दिया, लेकिन जो माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उसको, उसके प्रॉपर्टी राइट को प्रिजर्व करने के लिए एक स्पेसिफिक क्लॉज जोड़ा गया। 31A 30 के अंतर्गत एक सब क्लॉज जोड़ दिया गया। अब देखिए क्या है कि इफ द स्टेट एक्वायर्स प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इट मस्ट प्रोवाइड फेयर कॉम्पनसेशन। आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट जो है आपका खत्म हो गया। अगर आपका स्टेट आपको अक्वायर करती है आपके प्रॉपर्टी को, आपको डिस्प्यूट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस के ज़मीन को अगर आप अक्वायर करते हैं, सरकार एक्वायर करती है, तो कॉम्पनसेशन, फेयर कॉम्पनसेशन का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है या मार्केट प्राइस से नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप उसको सफिशियंट पैसा देंगे जिससे कि उनका जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है वो बचा रहे, वो इन्फ्रिंज नहीं हो, वो बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाए। उसके पास इतना हो कि फिर से वो दोबारा अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने में सक्षम हो, इतना पैसा उसको देना है। क्योंकि अगर आप उसको अक्वायर करते हैं तो आपको अल्टरनेट व्यवस्था तो करने में उसको पैसा ज़्यादा लगेगा, हो सकता है। तो हो सकता है मार्केट प्राइस देने के बावजूद उसको एस्टेब्लिश करने में समस्या है। तो आप ऐसा उसको एक्वायर करके पूरी इतना पैसा कम पैसा नहीं देंगे जिससे कि माइनॉरिटी का जो इंस्टीट्यूशन है उसका वर्चस्व ही समाप्त हो जाए, उसका एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चनेबल हो जाए। ये आप नहीं कर सकते हैं। तो यहां अगर आप देखेंगे तो ये एक फंडामेंटल राइट है जिसमें अगर ग्रुप प्रॉपर्टी राइट आप कह सकते हैं कि माइनॉरिटी को एक ग्रुप राइट दिया गया है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को, इसमें वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर उनको कॉम्पनसेशन फेयर नहीं होता है। और बाकी अगर इंडिविजुअल राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें तो वो एक लीगल राइट है। आप नॉर्मल लीगल कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं जिसमें लोअर जुडिशरी में आप जाएंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली हायर जुडिशरी में जाएंगे और यहाँ डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। यानी माइनॉरिटी के का जो प्रॉपर्टी राइट है वो इंटैक्ट है। इसी वजह से 31 सब जोड़ा गया। आर्टिकल 32 में आप देखिए, द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट माइनॉरिटी मैनेज्ड इंस्टीट्यूशन व्हेन ग्रांटिंग फाइनेंशियल एड। अब सरकार जो है संस्थाओं को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल एड देती है, सहायता राशि देती है। अब इसमें वो इक्वालिटी के तौर पे रखेंगे, इसको इक्वल ट्रीट करेंगे कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या फिर जनरल इंस्टीट्यूशन है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसको इक्वल फुटिंग पे ट्रीट करेंगे और उसको फिनेंशियल एड प्रोवाइड करेंगे। उसमें वो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं रखेंगे, उनके लिए सब इंस्टीट्यूशन बराबर हैं, इक्वल हैं। आर्टिकल 14 का रेस्पेक्ट करेंगे कि इक्वल हैं सबके सब और सबको इक्वल ट्रीट करके इक्वल फुटिंग पर रख के और फिनेंशियल एड उनको भी देंगे। तो हर तरह से अगर आप देखें तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, उनको प्रॉपर्टी राइट है और रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को एस्टेब्लिश करने का अधिकार है और उसको मैनेज करने का भी अधिकार है। अब देखिए कि 2-3 तरह के इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं और उनके जो राइट्स हैं वो भी वेरी करते हैं। तो पहला जो मैंने देखा है कि सीकिंग रिकॉग्निशन फ्रॉम स्टेट, किससे रिकॉग्निशन चाहेंगे? जैसे AICTE से रिकॉग्निशन चाहिए, UGC से आपको अफिलिएशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए और सहायता राशि भी चाहिए। आप स्टेट से रिकॉग्निशन की भी मांग कर रहे हैं और पैसे भी मांग रहे हैं, मनी भी चाहिए और रिकॉग्निशन भी चाहिए। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को स्टेट रेगुलेशन के अंतर्गत रहना पड़ेगा। अगर आप स्टेट से रिकॉग्निशन चाहते हैं तो एकेडमिक करिकुलम आपको उसके फ्रेमवर्क में रखना पड़ेगा। इंजीनियरिंग AICTE का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आपको सेमेस्टर, जो 8 सेमेस्टर का कोर्स है और क्या क्या पढ़ाना है, उस कोर्स करिकुलम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेट के रेगुलेशन के दायरे में ये रहेंगे कि अगर आप रिकॉग्निशन भी सीख कर रहे हैं और एड भी आपको चाहिए, मेडिकल कॉलेज अगर आप खोल रहे हैं तो आपको एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो मानक है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। पूरे कंट्री में एक स्टैंडर्ड है कि मेडिकल कॉलेज में ये पढ़ाई होनी चाहिए, ये सब्जेक्ट होने चाहिए, ऐसे लेबोरेटरी होने चाहिए, इतने डॉक्टर्स होने चाहिए। उस मानक को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, यानी स्टेट रेगुलेशन के दायरे में आप आएंगे। अब सिर्फ रिकॉग्निशन की मांग कर रहे हैं, ओनली रिकॉग्निशन बट नो एड, फिनेंशियल सपोर्ट आपको नहीं चाहिए। तो क्या हुआ? तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि एकेडमिक स्टैंडर्ड आप जो है फॉलो कर लीजिए। जो भी UGC का गाइडलाइन है, AICTE का गाइडलाइन है, NCERT का जो गाइडलाइन है उसको आप फॉलो कर लीजिए।
बस उसके बाद स्टेट आपको कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। तो ओनली एकेडमिक स्टैंडर्ड दैट यू हैव टू फॉलो। सीकिंग नाइदर, ना तो उनको रिकग्निशन चाहिए ना ही उनको फिनेंशियल एड चाहिए, तो उनके पास हाईएस्ट ऑटोनॉमी है। जैसे आप कोर्स करिकुलम बनाना चाहें रखें, जिस तरह से पढ़ाना चाहें पढ़ाएं, पूरी तरह से आप ऑटोनोमस हैं। तो ये टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, उनकी ऑटोनॉमी हम देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग 29-30 देखने के बाद, 29 एंड 30 देखने के बाद कुछ लैंडमार्क जो जजमेंट्स हैं उसको हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। दिस इज 9 जज, इसमें 9 जज बेंच था, इसमें 9 जज बेंच थे। 9 जज बेंच का बहुत बड़ा जज बेंच आप कह सकते हैं, जिसने फैसला दिया, जिसको अभी तक ओवरटर्न नहीं किया गया है, आज भी ये वैलिड है। इसने जो माइनॉरिटी का जो क्वेश्चन था, सबसे पहले तो इसने कहा कि 29 जो है 29 का अगर आप लैंग्वेज देखेंगे, 29 का अगर लैंग्वेज फिर से मैं आपके सामने रख देता हूं, 29 का अगर लैंग्वेज देखेंगे कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, पहले ये माना जाता था कि सिर्फ माइनॉरिटी को ये राइट है, आर्टिकल 29, बट इस जजमेंट ने ये एस्टेब्लिश किया कि दिस लैंग्वेज सेज एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स विथ अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, यानी दिस राइट इज नॉट ओनली अवेलेबल टू माइनॉरिटी बट ऑल्सो टू मेजॉरिटी। ऑल सेक्शंस ऑफ सिटीजन को 29 का अधिकार अवेलेबल है टू कंजर्व देयर स्क्रिप्ट, टू कंजर्व देयर लैंग्वेज और कल्चर। ये प्रोटेक्ट करने का अधिकार सबों को है, नॉट ओनली माइनॉरिटी बट ऑल्सो मेजॉरिटी। यानी ओनली 30 इज एक्सक्लूसिव राइट ऑफ माइनॉरिटीज एंड 29 इज अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स। तो ये TMFI फाउंडेशन केस से आपको मिलता है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण इसमें जो आता है कि माइनॉरिटी स्टेटस जो है, माइनॉरिटी स्टेटस ये क्या ये नेशनली डिटरमिन होगा? क्या ये पूरे कंट्री के ज्योग्राफी को लेके और उसमें देखा जाएगा कि किसका पॉपुलेशन लेस देन 50% है, उसको हम माइनॉरिटी स्टेटस देंगे, या इसकी बाउंड्री स्टेट होगी कि विद इन अ स्टेट बाउंड्री दिस कम्युनिटी इज माइनॉरिटी? कैसे डिसाइड होगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। हालांकि अभी भी ये कॉन्टेंशियस है और बहुत सारे स्टेट्स में रिकग्निशन नहीं दिया गया है कि जो माइनॉरिटी में है उसको नहीं दिया जाए, और डिमांड करते हैं लोग कि अलग अलग स्टेट्स में हो सकता है हिंदू कम्युनिटी जो है पूरे नेशन वाइड मेजॉरिटी है, बट इन सर्टेन स्टेट्स लाइक जम्मू कश्मीर हिंदूज आर इन माइनॉरिटी। तो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर सरकार हिंदुओं को वहाँ माइनॉरिटी का स्टेटस दे? तो दिस इज स्टिल डिबेटेबल कि कोई अगर मेजॉरिटी में है उसको कैसे माइनॉरिटी का टैग देंगे, पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में है उसको माइनॉरिटी राइट्स हम क्यों देंगे? तो स्टिल डिबेटेबल, स्टिल दिस डिबेट इज गोइंग ऑन। बट ये जो जजमेंट था उसने कहा कि माइनॉरिटी स्टेटस डिटरमिन करने के लिए जो ज्योग्राफिकल यूनिट होगा दैट इज नॉट नेशन बट स्टेट। अगर किसी स्टेट में, वैसे अगर आप देखें तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को हमने रीऑर्गेनाइज किया था 1956 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। तो वहाँ अगर आप देखेंगे कि मेजॉरिटी स्पीकिंग कहीं कहीं पे तेलुगु है तो उसको हमने आंध्र प्रदेश बनाया, मेजॉरिटी स्पीकिंग पंजाबी हैं तो पंजाब बनाया, मराठी हैं तो महाराष्ट्र बनाया। बट ऐसा तो है नहीं कि उस पूरे ज्योग्राफी में सिर्फ मराठी बोलने वाले लोग ही हैं। वहाँ पे हिंदी स्पीकिंग भी लोग होंगे, वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग भी लोग होंगे और दूसरी भाषा के भी बोलने वाले लोग होंगे, लेकिन मेजॉरिटी 70-80% जो भाषा बोलने वाले कौन होंगे? वो मराठी होंगे। तो क्या जैसे कि कर्नाटका ने दिया है, वहाँ पे हिंदी को उसने माइनॉरिटी लैंग्वेज का दर्जा दिया है, यानी वहाँ के हिंदी बोलने वाले कम्युनिटी अपने मर्जी का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, हिंदी को प्रमोट कर सकते हैं, हिंदी को कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो ये इसने कहा कि जो स्टेट वाइज डिटरमिन होगा, नॉट नेशनली। PA इनामदार केस जो है कि स्टेट कैनॉट इम्पोज रिजर्वेशन पॉलिसी ऑन अनएडेड माइनॉरिटी कॉलेजेस। अब देखिए कि जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो माइनॉरिटी कैरेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अपने कम्युनिटी के लोगों के वेलबींग के लिए उनको प्रमोट, उनके लैंग्वेज को, उनके डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस खोला है। तो उसमें एडमिशन किसका होगा? स्वाभाविक बात है कि वो अपने कम्युनिटी के वेलबींग के लिए इंस्टीट्यूशंस खोले हैं, उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए खोले हैं।
तो इनको अधिकार दिया जाता है, उनको ये राइट दिया जाता है कि 50% सीट्स यू कैन रिजर्व फॉर योर ओन कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में है, खालसा कॉलेज, दे आर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। खालसा कॉलेज कैन रिजर्व 50% सीट्स फॉर पंजाबी स्पीकिंग पीपल. St. Stephen's College can reserve 50% seats for Christian community. But remaining 50% seats will be general seat. वहाँ जो स्टेट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जैसे कि एससी के लिए रिजर्व सीट्स होंगे, एसटी के लिए रिजर्व सीट्स होंगे, ओबीसी के लिए होंगे, तो ये वाला जो जनरल जो स्टेट का जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो इन इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में मंडल का जो जजमेंट आया था कि 50% रिजर्वेशन क्रॉस नहीं हो सकता है, तो 50% तो इन्होंने रिजर्व कर लिया अपनी कम्युनिटी के लिए। अब उस रिमेनिंग 50% में अगर आप रिजर्वेशन दे देंगे तो फिर सीट जनरल के लिए कितनी बचेगी? तो उस पे जो है जनरल रिजर्वेशन रूल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई नहीं होगा। ये वाला जजमेंट आप देख सकते हैं कि जो अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या फिर नॉन माइनॉरिटी कॉलेज, उस वहाँ पे अगर आप देखें तो स्टेट का जो जनरल रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इम्पोज नहीं किया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 जज बेंच का जो जजमेंट आया था, इसको लेके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके पहले तो ये इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माना गया, फिर उसके बाद इसका माइनॉरिटी टैग छीन लिया गया, फिर इसको सरकार ने कानून बना के माइनॉरिटी टैग दे दिया गया, फिर उसके माइनॉरिटी टैग को चैलेंज किया गया, कई सारे अप्स एंड डाउन्स देखे गए। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, जिसको मैं जिक्र कर रहा हूं, अजीज बासा, अगर आप देखेंगे 2930 में इनको क्या राइट दिया गया है? टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर। तो इसने कहा, अजीज बासा ने कहा कि माइनॉरिटी स्टेटस तभी दिया जाएगा जब आपका क्रिएशन जो है माइनॉरिटी ने किया है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा किया गया है। लेकिन ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो स्टेटस मिला है ये पार्लियामेंट के लॉ से दिया गया है, स्टैट्यूट के द्वारा इसको क्रिएट किया गया, पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा किया गया है क्रिएट। तो ये कैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हुआ? क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश किया गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन बाय हो सकता है माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा हो, गवर्नमेंट कर रहा हो, तो कैसे इसको हम माइनॉरिटी टैग देंगे? क्योंकि दिस हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय स्टैट्यूट, बाय लॉ। तो उसके माइनॉरिटी टैग को ख़त्म कर दिया। बाद में सरकार लॉ बना के उसको माइनॉरिटी टैग दी गई। करंट जो रेजीम है, करंट जो सरकार है, उसके माइनॉरिटी टैग को चैलेंज किया। तो 2024 में जो अजीज बासा वाला जो जजमेंट था उसको रिवर्स कर दिया गया, उसको चेंज किया गया। इट हेल्ड दैट एन इंस्टीट्यूशन डज नॉट लूज माइनॉरिटी स्टेटस जस्ट बिकॉज इट वाज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट। उस इंस्टीट्यूशन का पर्पस देखेंगे, ब्रॉडर पर्पस, किस लिए उसको इस्टेब्लिश किया गया, किस कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए इस्टेब्लिश किया गया, उसका हिस्ट्री देखेंगे। तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो माइनॉरिटी है या नहीं है, यानी ब्रॉडर फ्रेमवर्क के साथ देखेंगे। जस्ट मेयरली कि स्टैट्यूट के द्वारा किया गया तो माइनॉरिटी नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तो ये वाला एक, और जो इसके पहले जो हमने चर्चा किया था सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप केस जो है असम वाले मैटर में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टू अपहेल्ड द कंजर्विंग कल्चर अंडर 29(1) मस्ट बी बैलेंस्ड विथ नेशनल इंटीग्रेशन एंड बेसिक ह्यूमन राइट्स। यानी आपको अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उसको बैलेंस करना है किस चीज से? नेशनल इंटीग्रेशन और बेसिक ह्यूमन राइट्स से। यानी आपको तो राइट दिए गए हैं, यानी दूसरे को आप एलिनेट नहीं कर सकते हैं, दूसरे को आप उसको आप अलग नहीं देख सकते हैं। अब आप देखिए कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप देखिए कि स्टेट एडेड है और स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तो वहाँ क्यों 50% ही रिजर्व सीट की बात हम करते हैं? हमारी कोशिश क्या है ओवरऑल? अगर आप गोल देखेंगे, प्रियम्बल ने जो सेट किया है कि हमें फ्रेटर्निटी इस्टेब्लिश करना है, बंधुत्व को स्थापित करना है। लेकिन अगर मान लीजिए सभी कम्युनिटी के अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, ये हिंदुओं के लिए कॉलेज है, ये क्रिश्चियन के लिए स्कूल है, ये मुस्लिमों के लिए है, ये सिख के लिए है, सिख वाले लोग सिख में ही पढ़ेंगे, हिंदू वाले लोग हिंदू के स्कूल में पढ़ेंगे, हिंदू के कॉलेज में पढ़ेंगे, मुस्लिम अलग स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, सभी धर्म के लोग अलग अलग उनका इंस्टीट्यूशन होगा, उसी में पढ़ेंगे। तो क्या हम फ्रेटर्निटी को सिक्योर कर पाएंगे? नेशनल इंटीग्रेशन को हम पालेंगे?
यहीं से जो हमारा जो लार्जर गोल क्या है, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटीग्रेशन और फ्रेटर्निटी इंश्योर करना। अगर लोग कॉलेज में सभी धर्म के लोग अगर पढ़ते हैं तो हमारे आपस के जो बायसेस हैं, प्रेजुडिसेस हैं, वो समाप्त होंगे। आपस में आप मिलेंगे, दूरियां समाप्त होंगी। दूरियां कम होंगी तो एक दूसरे को जानेंगे, तो हमारे जो रिलीजियस जो डॉगमाज हैं, रिलीजन के आधार पे जो हमारे बीच में राइट्स होते हैं, वो सब बिल्कुल कम होंगे जब हम हमारे बीच के डिस्टेंस समाप्त होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में सभी धर्म के लोग पढ़ें, सभी भाषा के लोग पढ़ें, तभी तो रिच होगा, तभी तो आगे की लेगेसी आगे बढ़ेगी। इंडिया की जो डाइवर्स कल्चर है उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाया जाएगा। सेपरेट सेपरेट होगा तो फिर तो और जो है दूरियां बढ़ेंगी, फिर हमारे बायसेस, प्रेजुडिसेस और स्ट्रांग होंगे। उनके बारे में कोई कहानी सुनाएगा और हम मान लेंगे, रादर देन हम लोग खुद फील करेंगे, एक दूसरे के साथ उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो ये जो दूरियां हैं समाप्त हो जाएंगी। यही पर्पस है जिसकी वजह से 50% तक ही सीमित किया गया है। बाकी 50% में जनरल स्टूडेंट आ सकते हैं, बाकी सभी धर्म के, बाकी सभी कल्चर के लोग एडमिशन ले सकते हैं, ताकि नेशनल कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन वो जो है बचा रहे, बना रहे, और नेशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करें। तभी वो कह रहे हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन को और बेसिक ह्यूमन राइट्स के साथ बैलेंस करने की ज़रूरत है। कंजर्विंग कल्चर तो आपको राइट है, लेकिन उसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको ह्यूमन राइट्स के साथ। अब जो दो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि एक जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो अधिकार है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन करें, मैल एडमिनिस्ट्रेशन करें। यहाँ भी कोर्ट कहता है कि स्टेट कैन रेगुलेट द इंस्टीट्यूशन इफ इट इज़ मैल एडमिनिस्टर्ड। वहाँ पे करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसको स्टेट, ये आपको राइट नहीं है अंडर द माइनॉरिटी राइट की आप कुछ भी कर सकते हैं। मैल एडमिनिस्ट्रेशन का राइट आपको नहीं दिया जाता है। अब ये जो रिसेंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया था कि स्टेट वाइज माइनॉरिटी स्टेटस, इसको लेके अश्विनी उपाध्याय केस अभी है, ऑनगोइंग केस है। इट्स हियरिंग कंटिन्यू हो रहा है कि क्या हिंदूज को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा सकता है जहाँ पे वो 50% से कम है, जैसे कि पंजाब है, मिजोरम है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है। और टू अवेल बेनिफिट्स अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 इवन हिंदूज कैन गेट दैट फैसिलिटी। तो ये एक ऑनगोइंग डिबेट है कि नेशनली जो इतना पॉपुलेशन में 80% है, क्या उनको माइनॉरिटी टैग दिया जाना उचित है स्टेट में। तो ये एक ऑनगोइंग डिबेट है जो चलता रहेगा अभी। मदरसा एजुकेशन एंड पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, यहाँ पे यूपी वाला जो मामला था, यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट, द कोर्ट एम्फेसाइज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात करता है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि स्टेट पॉजिटिवली हेल्प करेगा माइनॉरिटी कम्युनिटी को टू ब्रिंग देयर स्टेटस एट पार विथ मेजॉरिटी। तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब है कि वेयर द स्टेट कैन ट्रीट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिफरेंटली टू एंश्योर दे अचीव पैरिटी विथ मेन स्ट्रीम सेक्युलर एजुकेशन। जैसे हम रिजर्वेशन की बात करते हैं कि रिजर्वेशन हम क्यों देते हैं, ताकि जो पिछड़े तबके के लोग हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, ओबीसी हैं, SC ST हैं, ताकि रिजर्वेशन दे, ताकि वो जनरल के साथ आ सकें, वो आगे बढ़ सकें और बराबरी, इक्वल फुटिंग पे आ सकें। उसी तरह से पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मतलब स्टेट थोड़ा उनको डिफरेंट ट्रीट कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है, उनको थोड़ा सा तवज्जो दे रहा है, उनके पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के साथ बराबरी पर खड़े हों। तो ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब है। अब कंक्लूड कर लेते हैं कि आर्टिकल 29 और 30 का मतलब है इक्वालिटी, नॉट सुपियोरिटी। उनको हम कुछ स्पेशल राइट नहीं दे रहे हैं, हम उनको इक्वल फुटिंग पर रखने के लिए विथ मेजॉरिटी ये राइट दे रहे हैं, ताकि वो इक्वल ट्रीट हो, इक्वालिटी के साथ रह सकें, अपने कल्चर को प्रमोट कर सकें, प्रिजर्व कर सकें। दे प्रोवाइड अ शील्ड फॉर माइनॉरिटीज टू प्रिवेंट फोर्स्ड असिमिलेशन। मतलब एक होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर की जो वेव आती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके खिलाफ शील्ड हो, ताकि माइनॉरिटीज अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकें, प्रिजर्व कर सकें। The right to administer is not right to maladministration. The state can still regulate for academic excellence and national security. ये सब चीज़ें नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए स्टेट रेगुलेट कर सकती है। तो कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, उसको रेगुलेट किया जा सकता है। तो वैसे ही ये भी राइट है जहाँ पे आप रेगुलेशन की बात हम करते हैं। अब हु इज़ माइनॉरिटी इन इंडिया? आज के डेट में अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइंड नहीं है। इट इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। TMA पाई जजमेंट 2002 जो है बहुत ही लैंडमार्क का जो जजमेंट है, जिसमें कहा गया कि माइनॉरिटी स्टेटस
कैन बी ग्रांटेड स्टेट वाइज। जो जहाँ पे डिस्टिंक्ट लैंग्वेज के लोग हैं 50% से कम है, तो आप स्टेट में उनको माइनॉरिटी स्टेटस दे सकते हो। लैंग्वेज के आधार पे और रिलीजन के आधार पे आप माइनॉरिटी स्टेटस दे सकते हो। करंट जो अभी सिचुएशन है, करंट जो सिनारियो है, उसके बेसिस पे अगर आप देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीजन के आधार पे माइनॉरिटीज रिकॉग्नाइज किया है। और उसने माइनॉरिटी को कैसे डिफाइन किया है? विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। Those communities, religious communities, which has been recognized by central government as minority, they are called minority. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 रिलीजन को 1992 में कानून बनाया, माइनॉरिटी एक्ट, और उसके तहत 6 रिलीजन को माइनॉरिटी का टैग दिया है, जिसमें आप मुस्लिम को रख सकते हैं, क्रिश्चियनिटी को रख सकते हैं, सिख को रख सकते हैं, पारसी को रख सकते हैं। जैन 2014 में जैन को जोड़ा गया 6th रिलीजन के रूप में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीजन के बेसिस पे ग्रांट किया है माइनॉरिटी स्टेटस। अब स्टेट्स किस बेसिस पे देते हैं? तो स्टेट्स जो हैं रिलीजन और लैंग्वेज दोनों बेसिस पे माइनॉरिटी का दर्जा दे सकते हैं। तो जिस स्टेट में रिलीजन के बेसिस पे बहुत सारे स्टेट ने दिया है, बहुत सारे स्टेट में लैंग्वेज के आधार पे, जैसे मैंने आपको कर्नाटका में बताया कि हिंदी भाषा वाले लोगों को, हिंदी लैंग्वेज वाले को माइनॉरिटी का टैग दिया गया है। अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ये रिकॉग्नाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, NCMEI, ये 2004 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004, और उसके तहत ये कमीशन बनाया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि माइनॉरिटी का टैग देता है इंस्टीट्यूशन को। अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी को माइनॉरिटी देने से रिजेक्ट करता है तो उस यहाँ पे आप डिस्प्यूट को लेके जा सकते हैं। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि एडजुडिकेट भी करता है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वहाँ जा सकते हैं क्लैरिटी के लिए। ये रूलिंग देगा कि क्यों आपके माइनॉरिटी स्टेटस को आपको नहीं दिया गया, आपका स्टेटस छीन लिया गया। ये एनओसी भी प्रोवाइड करता है कि आप माइनॉरिटी स्टेटस आपको देने के लिए एनओसी प्रोवाइड करता है, कि एनओसी दिया जाता है कि आपको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा सकता है। स्टेट लेवल पे है तो स्टेट लेवल पे आपको माइनॉरिटी स्टेटस मिल सकता है। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि रेगुलेट करता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को। तो ये माइनॉरिटी कौन है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीजन के बेसिस पे देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट बोथ रिलीजन एंड लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी का टैग दे सकते हैं। अब स्टेट के अंदर हिंदुओं को मिलेगा या नहीं, अभी ऑनगोइंग डिबेट है, प्रोसेस है, जिसको हम लोग अगली क्लास में एक देखेंगे कि केस स्टडी के रूप में। अभी फिलहाल हम लोग MCQ देख लेते हैं, जो क्वेश्चंस इसके ऊपर जो बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज or are correct regarding the fundamental rights in India? Article 29 is restricted to minorities only. अभी हमने देखा TMFI वाले केस में कि all sections of citizens, यानी सिर्फ minorities को नहीं है, सबको अवेलेबल है। तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ये पहला रॉन्ग है। द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल डिफाइंड नहीं है। तो ओनली 2 इसका आंसर होगा, 1 जो है उसका आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैव एन एब्सोल्यूट राइट टू एडमिनिस्टर देयर प्रॉपर्टी। एब्सोल्यूट राइट कहीं भी फंडामेंटल राइट में नहीं हो सकता है, दैट कैन बी रेगुलेटेड। मैल एडमिनिस्ट्रेशन का तो नहीं है, तो पहला रॉन्ग है। द स्टेट कैनॉट इम्पोज एनी रेगुलेशन ऑन द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन माइनॉरिटी एडेड स्कूल। ऐसा नहीं है, एक एकेडमिक एक्सेलेंस होना चाहिए, एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, बीएड होना ही चाहिए, पीएचडी डिग्री है या फिर नेट क्वालिफाइड है, एक एकेडमिक लेवल होना ही चाहिए, तभी आप टीचर के क्वालिटी को तो करेंगे। एकेडमिक क्वालिटी से हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि माइनॉरिटी को भी बेस्ट एजुकेशन मिले जो मेजॉरिटी को मिल रही है। तो क्वालिटी एजुकेशन को लेकर रेगुलेट किया ही जा सकता है, जिसमें क्वालिटी ऑफ टीचर, एक सर्टेन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, एक डिग्री तो होनी चाहिए। तो दोनों ही आप इसमें कह सकते हैं कि दोनों ही रॉन्ग है, तो नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 30 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड थ्रू अ स्पेसिफिक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम क्लेमिंग माइनॉरिटी स्टेटस। तो ये अगर आप देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला जो केस है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड थ्रू अ स्पेसिफिक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम क्लेमिंग माइनॉरिटी स्टेटस। अजीज बादशाह केस में ऐसा हुआ था, लेकिन अब इसको बदल दिया गया है, तो ये वाला स्टेटमेंट अब रॉन्ग है। उसके हम लोग
पर्पस को देखेंगे, ब्रॉडर चीज़ों को देखेंगे कि किस पर्पस से उसको इस्टेब्लिश किया गया, क्या उद्देश्य है, तब हम डिसाइड करेंगे कि माइनॉरिटी है ना कि सिर्फ पार्लियामेंट के एक्ट से हुआ है, जैसा एएमयू में था अजीज बासा केस में जिसका डिसीजन दिया गया था, तब तो ये सही था। लेकिन अब अजीज बासा केस को रिवर्स कर दिया गया है, यानी पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। द राइट टू एडमिनिस्टर अंडर आर्टिकल 30 इंक्लूड्स द राइट टू चूज द गवर्निंग बॉडी बट इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू मैल एडमिनिस्टर। यस, ये बिल्कुल सही है कि एडमिनिस्ट्रेशन में आप अपने गवर्निंग बॉडी को चुन सकते हैं। राइट टू मैल एडमिनिस्टर ऑब्वियस ही बात है कि नहीं हो सकता है। The minority status of an institution is determined solely by percentage of reservation it provides to minority students। नहीं, परसेंटेज के बेसिस पे नहीं है। किसने एस्टेब्लिश किया, कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, ये एक कैरेक्टर है, क्या पर्पस से किया गया, तो सिर्फ इसमें 2 सही है, ओनली 2। 29 के बारे में है, रिसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 29(1) गारंटीज द राइट टू कंजर्व अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर टू एनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग मेजॉरिटी। यस, दिस इज राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। द राइट टू कंजर्व कल्चर अंडर आर्टिकल 29 implies a right to prevent the migration of other communities into a specific region to maintain demographic balance। ये असम वाले केस में है 66 ए सिटीजन, जिसमें ये चैलेंज किया गया था कि राइट टू प्रिवेंट माइग्रेशन भी है, कि अदर कम्युनिटीज़ के आने से आपका कल्चर खतरा में पड़ जाता है, आपका डेमोग्राफिक जो है वो चेंज हो जाता है, डिफरेंट कल्चर आ जाते हैं तो आपके कल्चर को थ्रेट हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो 29 को कहा गया कि नहीं, ये गलत है, आप इसमें 29 में आप प्रोटेक्शन आपको ये नहीं है कि दूसरे लोगों को आप अपने एरिया में नहीं आने देंगे। तो सेकेंड वाला जो है रॉन्ग है। अ लॉ ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स कैन बी चैलेंज्ड इफ इट वायलेट्स फ्रेटर्निटी प्रिंसिपल ऑफ द प्रीएम्बल। बिल्कुल, इसमें ग्राउंड दिया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया कि फ्रेटर्निटी एक टेस्ट होगा जिसके बेसिस पे हम चैलेंज कर सकते हैं कि एनी ए लॉ ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स कैन बी चैलेंज्ड इफ इट वायलेट्स फ्रेटर्निटी प्रिंसिपल ऑफ द प्रीएम्बल। अगर फ्रेटर्निटी को वायलेट करता है तो हम डेफिनेटली उसको चैलेंज कर सकते हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, 2 प्रिंसिपल उसमें बताया गया था, एक फ्रेटर्निटी और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, फ्रीडम, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस 2 टेस्ट को पास करना पड़ेगा, तभी उस सिटीजनशिप को हम लोग राइट मानेंगे। तो 1 and 3 आर राइट। With reference to determination of minority status in India, consider the following statements. The Constitution defines a minority as a community comprising less than 50% of the national population। ये Constitution में define ही नहीं है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि Constitution में minority को define नहीं किया गया है। As per the Supreme Court, religious and linguistic minority status must be determined at the state level, not national level। Yes, TAPI जो केस है उसमें ये कहा गया था, 2002 का जो केस है 2002। तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है, इसको पार्लियामेंट ने बाय लॉ इसको एस्टेब्लिश किया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो होगा नहीं। उसको लीगल पावर हो सकता है, स्टैट्यूटरी पावर हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं होगा। टू डिक्लेयर न्यू कम्युनिटीज एज माइनॉरिटीज, नहीं, एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइस दे सकती है कि इस कम्युनिटी को आप माइनॉरिटी टैग दे सकते हैं। तो ओनली 2 इज राइट। तो इतना ही है आज की क्लास में। अगला क्लास जो होगा आपके आर्टिकल 30 का ये केस स्टडी है। केस स्टडी क्या है? तो द स्टडी ऑफ श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, जो रिसेंटली न्यूज़ में था, जिसके मान्यता को रद्द कर दिया गया है। नेशनल मेडिकल जो कमीशन है उसने उसको अफिलिएशन दिया था कोर्स चलाने के लिए, एडमिशन लेने के लिए। अब उस एफिलिएशन को ही समाप्त कर दिया गया है, कुछ रीज़न साइड करके। इसके पीछे हम इस केस स्टडी को समझेंगे, आर्टिकल 30 के प्रैक्टिकल पहलुओं को देखेंगे अगली क्लास में। पुनः मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का आपको आपकी सूचना मिल जाए और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पुनः आपसे मुलाकात होगी।